गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार। आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत आज हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना को देखेंगे। ज्योग्राफी पर मैंने एक सौरमंडल पर सूर्य पर आधारित एक वीडियो भी अपलोड किया था। आइए आज हम लोग सूर्य पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष रूप से तो हमें प्राप्त है नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के बारे में जानकारी हमें 3 साधनों से प्राप्त होती है। एक अप्राकृतिक साधन, दूसरा प्राकृतिक साधन और तीसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। अप्राकृतिक साधन में आप देखेंगे कि घनत्व हुआ, दबाव हुए, तापमान हुआ। प्राकृतिक साधन में आप देखिएगा कि ज्वालामुखी है, भूकंप है। और रासायनिक संरचना के आधार पर आप देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। एक भूपर पट्टी क्रस्ट, दूसरा मेंटल जिसे आवरण कहते हैं और तीसरा कोर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में आप देखिए घनत्व जो पृथ्वी के सतह का घनत्व और पृथ्वी के अंदर सेंटर तक के घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर पृथ्वी को आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, भूपर पट्टी, मेंटल, कोर। तो जैसे जैसे हम नीचे गहराई की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी की घनत्व में बढ़ोतरी हो रही है। पृथ्वी का घनत्व धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व बढ़ रहा है। जैसे पृथ्वी का घनत्व आप देखेंगे भूपर पट्टी का, तो भूपर पट्टी का 2.9 से लेकर के 3.3 तक है यह घनत्व। मेंटल का देखेंगे 4.5 से लेके 5.5 तक है और कोर का देखेंगे 11 से लेकर के 13 तक है। ये सब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका घनत्व है। जो आप गहराई में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपका घनत्व बढ़ता चला जाता है। तो एक घनत्व के आधार पर भी हम जान पाते हैं कि पृथ्वी के मॉलिक्यूल्स सघन होते जा रहे हैं नीचे की ओर, सेंटर की ओर। दूसरा जानने में अप्राकृतिक साधन में हमें प्राप्त होता है तापमान का। पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के ऊपरी परत पर कुछ और तापमान, और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी पाई जाती है। ये जानकारी हमें किस आधार पर मिला? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय उसके अंदर का जब जमीन के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में, तो वो काफ़ी गर्म पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ होता है, जिससे अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर तापमान में बढ़ोतरी है। जैसे आप पृथ्वी के 32 मीटर गहराई के अंदर देखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर आप जाते रहेंगे तो 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। अभी भूपर पट्टी की संरचना के आधार पर आप भूपर पट्टी में देखेंगे कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। आपसे ऑनलाइन सवाल है कि वायुमंडल में ऊपर अगर सफ़र करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो कितने मीटर ऊपर जाने पर गहराई बढ़ेगी कि घटेगी? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। यानी कि सतह से 100 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। उसके बाद 300 किलोमीटर के बाद, यानी 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर तक हम देखेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने निकाला कि पृथ्वी के कोर तक पहुंचने पर वहां का टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहे हैं।
यानी बढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के केंद्र का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने अप्राकृतिक साधन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखा कि घनत्व भी बढ़ रहे हैं, तापमान भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में आप भूकंप देख लीजिए, पृथ्वी का कांपना, भूकंप जिसमें वेव तरंग उत्पन्न होती है। प्राकृतिक साधन, इसमें सबसे पहले आएगा भूकंप। आप देखेंगे कि भूकंप में 3 वेव निकलता है, एक पी वेव, एक एस वेव और तीसरा एल वेव। तो ये जो पी वेव है इसे प्राथमिक वेव कहते हैं और इसी पी वेव की गति सबसे अधिक होती है। भूकंप के अंतर्गत भूकंप केंद्र से उत्पन्न होने वाला सबसे पहला वेव पी वेव और इसकी गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये गति करती है। ये तीनों माध्यम से चलेगा, ठोस माध्यम से भी, द्रव माध्यम से भी, गैस माध्यम से। उसके बाद आप देखेंगे कि एस वेव है, सेकेंडरी वेव, जिसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो ये सिर्फ ठोस माध्यम से चलता है और जैसे ही ये तरल या ये लिक्विड फॉर्म गैस में, तरल में, गैस में ये मूवमेंट नहीं कर पाते, ये नहीं चल पाता है। तो एस वेव जब भी चलेगा तो ठोस में चलेगा। तो जैसी भूकंप के केंद्र से उत्पत्ति एस वेव जब तरल या गैस में विलुप्त हो गए तो पता चला कि अरे पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ लिक्विड फॉर्म में है, दुर्बलता मंडल जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक फॉर्म में, लचीला फॉर्म में। तो एस वेव आप देखेंगे कि ये ठोस माध्यम से ही चलेगा, गैस में और द्रव में ये नहीं चलता है। अनुप्रस्थ तरंग भी इसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं और इसकी जो गति होती है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये गति करता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से। अब लास्ट में देखते हैं एल वेव। एल वेव ये इसे सतही वेव भी कहते हैं। ये तीनों माध्यम से चलता है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से चलता है। तो इस ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से चलता है और ये सबसे खतरनाक वेव, यानी कि सतह पर सबसे ज़्यादा भूचाल लाता है। एस वेव सबसे ज़्यादा ये तबाही मचाने वाला वेव है और इसकी गति होती है 1.5 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। देखिए पी वेव है तो पी वेव प्राथमिक वेव, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक घनत्व में आधार पर पृथ्वी के केंद्र तक अगर कोई वेव जाता है तो प्राथमिक वेव ही जाते हैं, बाकी ये वेव नहीं जाते, ये वेव गौण हो जाते हैं। तो घनत्व जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे इसकी गति कम हो जाएगी, लेकिन पहुँचेगा ये सबसे पहले। आइए देखते हैं दूसरा। आपसे ऑनलाइन सवाल है कि भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं और भूकंप को किस ग्राफ पर अंकित किया जाता है। आइए देखते हैं दूसरा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर का गर्म पदार्थ, मैग्मा गैस, जो बाहर निकलता है लावा के रूप में, और ये काफ़ी तापमान इसमें होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो विश्व में लगभग सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500-550 के करीब में है। जैसे कोटापैक्सी है जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आपसे सवाल है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, भारत में कहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, क्या नाम है उसके। तो सक्रिय ज्वालामुखी इटली का एटना स्ट्रोम्बोली प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे कि प्रसुप्त ज्वालामुखी।
तो प्रसुप्त ज्वालामुखी से पहले आप सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में समझ लीजिए कि सक्रिय ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी होती है जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, हमेशा हमेशा लावा निकलते रहेगा हमेशा। प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी होता है जिसमें कभी उद्गार हुआ, फिर कुछ समय के अंतराल के गैपिंग के बाद फिर कभी उद्गार होगा, जैसे वसुवियस है, इटली का वसुवियस है। और स्वांत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें कभी उद्गार हुए थे आदिकाल समय पहले, अब उसमें उद्गार नहीं हो सकता है, उसके मुंह पे पानी भर चुका है, लैगून का निर्माण हो चुका है। तो शांत ज्वालामुखी में अब वो उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और आप देखेंगे कि शांत ज्वालामुखी। तो इस आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि पृथ्वी के अंदर से कंपन उत्पन्न होते हैं या पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में। तो इस प्रकार से अब आइए हम लोग रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को बांटते हैं 3 भागों में। महोदय ग्रांट महोदय ने पृथ्वी को पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा, भूपर पट्टी, मेंटल और कोर, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। और भूपर पट्टी के बारे में जानकारी श्वास महोदय ने दिया था। तो आइए मान लिया जाए कि ये हमारा पृथ्वी है, कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। और पृथ्वी का मैंने ये एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया जिसको अभी मैं मैप में बनाऊंगा। तो इस पृथ्वी के टुकड़े को हमने बाहर निकाल लिया। ये आपका पर्वत, ये पठार और ये मैदान और ये आपका महासागर, ये आपका महासागर, ये आपकी पृथ्वी का पर्वत, इसे बोलेंगे पठार, और ये मैदान और ये महासागर। ठीक है, देखते हैं। पृथ्वी के सतह मान लिया जाए 0 किलोमीटर और पृथ्वी का केंद्र 6370 किलोमीटर। इतनी दूरी केंद्र तक पहुंचने में लगेंगे, गहराई तक, यानी कि 0 किलोमीटर सतह से अगर कोई व्यक्ति या कोई भी महापुरुष या कोई जिसके अंदर दैवीय शक्ति हो और वो अगर जाना चाहे तो उसे 6370 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो इस 0 किलोमीटर से लगभग 34 किलोमीटर तक के भाग को भूपर पट्टी कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। फिर इस 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक के दूरी को आप देखेंगे कि इसे मेंटल या आवरण कहा जाता है। फिर इस 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर के भाग को क्रोड बोलते हैं या कोर बोलते हैं। आइए देखते हैं। तो इस भूपर पट्टी में आप देखेंगे कि रासायनिक संरचना के आधार पर सियाल का मतलब होता है SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम। भूपर पट्टी में सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम ये पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि मेंटल में, उसके बाद इसके बीच में डिसकंटिन्यूटी भी है, कुछ दूरी तक असमानताएं पाई जाती है। तो इधर देखेंगे कि सीमा SI से सिलिका और MA से मैग्नीशियम, और कोर में नीफे, NI से निकेल और FE से फेरस। देखिए, अब इसको हमने रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा, लेकिन इस 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर के बीच के भाग को भूपर पट्टी कहते हैं। तो इसको भी बांटा गया है 2 भागों में।
यानी कि 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के ऊपरी भाग को इसको ऊपरी भूपर पट्टी बोलते हैं, और 5 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक के भाग को निचली भूपर पट्टी बोलते हैं। तो इस ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी के बीच में असमानताएं पाई गई है, जिस असमानताओं को हम कोनराड असंबद्धता बोलते हैं। कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। याद रखेंगे, ये सब पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है कि डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं। फिर अब 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर भाग को मेंटल बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि निचली भूपर पट्टी के नीचे से ये निचली भूपर पट्टी 34 किलोमीटर तक आते आते ख़त्म हो रही है, और इसके बाद जो शुरू हो रहा है उसको मेंटल बोलते हैं। तो इस निचली भूपर पट्टी और मेंटल के बीच में ये जो एरिया है असंबद्धता है, इसको मोह असंबद्धता बोलेंगे। मोह साहब ने इसको खोजा था, मोहर विवेकिक ने मोह असंबद्धता बोलेंगे। डिसकंटिन्यूटी को मोह असंबद्धता बोलते हैं। अब देखिए फिर वही बात यहाँ पे अभी 34 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक इसे ऊपरी मेंटल बोलेंगे। अब फिर 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसे निचली मेंटल बोलेंगे। यानी कि आप निचली भूपर पट्टी और ऊपरी भूपर पट्टी के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे मोह असंबद्धता कहते हैं। फिर देखिए ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इस डिसकंटिन्यूटी यानी इस असंबद्धता को हम रेपटी असंबद्धता कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेपटी असंबद्धता। किसके ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, उस असंबद्धता को रेपटी असंबद्धता कहते हैं। अब देखिए निचली मेंटल 2900 किलोमीटर तक आते आते ख़त्म हो रहा है। तो अब इस निचली मेंटल के 2900 किलोमीटर से ख़त्म होने पर यहाँ से कोर शुरू हो रहे हैं। तो कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक के भाग को ऊपरी क्रोड बोलते हैं। और फिर 5100 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर के भाग को निचली क्रोड बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए निचली मेंटल ख़त्म हो रहा है यहाँ 2900 किलोमीटर के पास आकर के, और यहाँ से ऊपरी कोर शुरू हो रहे हैं। तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में भी असंबद्धता पाई जाती है, इसे असंबद्धता बोलते हैं। और इस असंबद्धता का नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता याद रहेगा। निचली मेंटल जहाँ ख़त्म हो रहे हैं 2900 किलोमीटर के पास आकर के, तो निचली मेंटल के ख़त्म होते ही ऊपरी कोर शुरू हो रहा है। तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में एक असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब फिर देखिए कोर का जो भाग है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर तक है। तो इस कोर में देखेंगे कि आप ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, और इस डिसकंटिन्यूटी को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। इस डिसकंटिन्यूटी को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ फिर से।
भूपर पट्टी का एरिया 0 से 34 किलोमीटर तक, तो 0 से 34 किलोमीटर तक भूपर पट्टी। तो भूपर पट्टी को दो भागों में बांटा गया, एक ऊपरी भूपर पट्टी, एक निचली भूपर पट्टी। तो ऊपरी भूपर पट्टी 0 से 5 किलोमीटर तक, निचली भूपर पट्टी 5 से 34 किलोमीटर तक। तो 5 से जब ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको कोनराड असंबद्धता बोलते हैं। अब 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की दूरी को हम लोग मेंटल बोलते हैं। अब देखिए इस मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, यानी 34 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक के दूरी को ऊपरी मेंटल और 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की दूरी को निचली मेंटल। लेकिन आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि जहाँ पे आप भूपर पट्टी, निचली भूपर पट्टी खत्म हो रही है, वहाँ से ऊपरी मेंटल शुरू हो रहा है। तो निचली भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग वैज्ञानिकों ने मोहो असंबद्धता कहा है, असंबद्धता नाम दिया। मोहोरोविक ने 1909 में खोजा था इसको लिख लीजिएगा, 1909 में मोहोरोविक ने 1909 में इसको खोजा था। अब देखिए फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, इस असंबद्धता को हम लोग रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। अब 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक के दूरी को कोर बोलते हैं, लेकिन निचली मेंटल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से ऊपरी कोर शुरू हो रहा है। तो निचली मेंटल जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से ऊपरी कोर शुरू हो रहा है। तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। फिर ऊपरी कोर और निचली कोर, यानी कोर को भी दो भागों में बांटा गया है। 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर की दूरी कोर कहलाता है, लेकिन 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की दूरी को ऊपरी कोर और 5100 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर की दूरी को निचली कोर कहते हैं। तो इस ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में एक असंबद्धता पाई जाता है जिसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ये चीज़ एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये एग्जाम पीसीएस में पूछा हुआ सवाल सब है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, दिमाग में ये हर हालत में बैठना चाहिए। अब आइए इसके घनत्व को देख लेते हैं। घनत्व को तो एक बार और देखे थे, लेकिन इसको देख लेते हैं घनत्व को। देखिए भूपर पट्टी के घनत्व को 2.9 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर मेंटल का 4.4 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। निचली कोर, ऊपरी कोर, यानी कि यहाँ के भाग को, इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि लोहा पाया जाता है और लोहा का घनत्व 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, लोहा का घनत्व 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कोर का आप घनत्व देखेंगे 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपका कोर का घनत्व है। इस आधार पर पूरे पृथ्वी का अगर औसत घनत्व निकालेंगे तो पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सारे एग्जाम में यह सवाल पूछे जा चुके हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। ये आप देखेंगे। एक जानकारी और मैं बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग, जो सबसे हिस्सा यानी सबसे बड़ा जिसका आयतन हो, द्रव्यमान हो, वो मेंटल का है। बाद बाकी मतलब कि लगभग समझिए कि 80% हिस्सा मेंटल का ही है, बाद बाकी वो सब वो हल्के में है। ठीक है, तो ये आपका रहा वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो में जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।